Hello students, welcome to all of you. So in last class we were solving some problems based on the Bohr's model as well as hydrogen spectrum. In today class we are going to do some more problems based on the hydrogen spectrum as well as Bohr's model. So बोर्ड पे कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हुई है, सब लोग पहले इन प्रॉब्लम्स को नोट करिए और उसके बाद फिर वीडियो पॉज करिए एंड देन इनको सॉल्व करिए. एक बार आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उसके बाद ही फिर इस वीडियो को वापस से आप रिज्यूम करके फिर सॉल्यूशन देखेंगे सब लोग. ठीक है, तो ये सारे अब ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं देखिए इनके मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, एक्चुअली आपके सिंगल करेक्ट या एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस ही हैं, बट मैंने सीधा इनको ऐसे सब्जेक्टिव फॉर्म में दिखा रखा है ताकि आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और सीधा पहले अपने आंसर फाइंड आउट करिए क्या आपके आंसर्स हैं. तो ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे हटा दिया ऑब्जेक्टिव और उसको सीधा आपको यहाँ पे हम सॉल्व करके निकालेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है, चलिए एक बार क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, क्वेश्चन समझ लीजिए सब लोग फिर आगे सॉल्व करिए. फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन करस्पॉन्डिंग टू द अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम एंड बीटा लाइन ऑफ बार्मर सीरीज इन He+ इज. पूछा है क्या होगा रेशियो वेवलेंथ ऑफ फोटोन, जो फोटोन निकलेंगे करस्पॉन्डिंग टू द अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज. अल्फा लाइन क्या होगी लाइमन सीरीज की? पता है सबको, लास्ट क्लास में हमने नोट डाला था जब हमने बोर्ड्स मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, उसके बाद नोट डाल के हमने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे जिसमें हमने लिखा था अल्फा लाइन क्या होगा, रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज. लाइमन, बामर, पास्चन कोई भी सीरीज हो सकती है, उस सीरीज की जो फर्स्ट लाइन होगी वो उसको हम अल्फा लाइन बोलेंगे, जो सेकंड लाइन होगी उसको बीटा लाइन बोलेंगे, सिमिलरली थर्ड लाइन आएगी तो क्या हो जाएगा, गामा लाइन. सो अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो अल्फा लाइन होगी लाइमन सीरीज की उसकी वेवलेंथ एंड बीटा लाइन ऑफ बार्मर सीरीज फॉर He+, इन दोनों में जो लैम्डा आएगा उन दोनों का रेशियो हमको कैलकुलेट करके बताना है कि उसका रेशियो क्या आएगा. क्लियर सबको? आप जो हमने रेडबर्ग कांस्टेंट के डेरिवेशन में एक इक्वेशन निकाली थी वेव नंबर वाली 1/λ वाली, वो इक्वेशन यूज करनी है और उसके बेस पे दोनों का लैम्डा का रेशियो कैलकुलेट करना है. क्लियर सबको? चलिए सेकेंड पॉइंट, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ He+ इन बार्मर सीरीज. बार्मर सीरीज वो भी He+ के लिए, He+ के लिए जो बार्मर सीरीज है उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज x. अगर वो x है देन कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द पास्चन सीरीज ऑफ Li2+. तो Li2+ के पास्चन सीरीज में हमको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है और वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ x के टर्म्स में, क्योंकि He+ की बार्मर सीरीज में जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो है x, तो x के टर्म्स में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या आएगी फॉर पास्चन सीरीज ऑफ Li2+. क्लियर हो गया सेकंड क्वेश्चन? चलिए नाउ थर्ड, द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन लाइक एटम टू डिफरेंस इन वेवलेंथ फॉर सेकंड एंड थर्ड लाइन ऑफ सेम सीरीज इज. वो क्या होगा? बोल रहा है रेशियो कैलकुलेट करना है किसका, डिफरेंसेस का. किसके डिफरेंस का? वेवलेंथ के डिफरेंसेस का. कौन सी वेवलेंथ? फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन लाइक एटम. हाइड्रोजन लाइक किसी एटम के लाइमन सीरीज के लिए जो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन होगी उनकी वेवलेंथ का जो डिफरेंस होगा और वेवलेंथ फॉर सेकंड एंड थर्ड लाइन ऑफ सेम सीरीज, इसी सीरीज का लाइमन सीरीज के लिए सेकंड एंड थर्ड लाइन की वेवलेंथ का जो डिफरेंस होगा उन दोनों डिफरेंसेस का हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, समझिए एंड देन सॉल्व करिए. ठीक है, कर लिया सबने सॉल्व? वीडियो पॉज करके चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. फर्स्ट का डिस्कशन देखते हैं. द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन करस्पॉन्डिंग टू द अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज. सो अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब क्या हो गया, N1 तो लाइमन सीरीज की बात हो रही है तो क्या होगा, हमेशा 1 होगा. N1 की वैल्यू हमेशा 1 होगी फॉर लाइमन सीरीज एंड N2 क्या रखेंगे हम, 2 रखेंगे क्योंकि अल्फा लाइन की बात हो रही है. जो फर्स्ट लाइन होती है वही अल्फा लाइन होगी. फर्स्ट लाइन कौन सी बनेगी, 2 2 1. देन अल्फा लाइन करस्पॉन्डिंग टू द अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम एंड बीटा लाइन ऑफ बार्मर सीरीज इन He+. ये N1 N2 हो गया. अब बीटा लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, बार्मर सीरीज के लिए हमको बीटा लाइन देखनी है तो उसके लिए N1 क्या होगा, बार्मर सीरीज के लिए N1 2 होता है एंड N2 क्या लिखा जाएगा 4, क्योंकि बीटा लाइन की बात हो रही है. बार्मर सीरीज का N1 क्या होता है, हमेशा 2 होगा. अब N1 2 हो गया, N2 अगर मैं 3 लेता
तो वो क्या बनता अल्फा लाइन, N2 मैंने 4 लिया तो वो क्या बन गया बीटा लाइन। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि अल्फा लाइन लाइमन सीरीज के लिए N11 N2 2 है, बीटा लाइन बार्मर सीरीज के लिए N12 N2 4 है। इतनी चीजें क्लियर है। अब जो अल्फा लाइन निकाली गई है वो किसके हाइड्रोजन एटम के लिए, और बीटा लाइन निकाली गई है वो किसके लिए निकाली गई है He+ के लिए। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे, देखते जाइए जिसने जिसने सॉल्व किया है। तो पहले करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, किसका हमें रेशियो निकालना है वेवलेंथ का, तो वेवलेंथ निकालते हैं 1/λ r Z² अगर मैं रख देता हूं, हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगा 1/N1² माइनस 1/N2²। सो 1/λ 1 से दिखा रहा हूं इसको r, Z की वैल्यू 1 हो जाएगी 1/N1 की वैल्यू लाइमन सीरीज के लिए क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ये 1 2 कहां से आया N1 N2, हाइड्रोजन एटम के लिए हम कौन सी लाइन यूज कर रहे हैं, अभी लिखा था अल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। सो लाइमन सीरीज की अल्फा लाइन का हम यूज कर रहे हैं, और Z की वैल्यू यहां क्या हो जाएगी 1। तो Z की वैल्यू 1 रख दी, N1 N2 की वैल्यू पुट कर दी 1 N2। क्यों, क्योंकि वो अल्फा लाइन है, जिससे पहले लिखा था उसमें अभी हमने लिखा था फॉर अल्फा लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम या फिर लाइमन सीरीज का N1 N2 की वैल्यू ये हो जाएगी। यहां से 1/λ1 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा r 1 माइनस 1/4। सो 1/λ1 इज इक्वल टू r 3/4। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो λ1 कितना आ जाएगा 4/3r। लैम्डा निकालेंगे, ये 3r/4 हो गया तो 4/3r। इसको बना लेते हैं इक्वेशन ए, मान लो ये λ1 आ गया फॉर हाइड्रोजन एटम। क्लियर है सबको, Z की वैल्यू 1, N1 N2 डाल दिया 1 N2, अल्फा लाइन की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब इसको रफ करता हूं। फॉर हीलियम फॉर He+ एटम, और He+ एटम की जो बात की जा रही है उसके लिया गया है बीटा लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, बीटा लाइन ऑफ बार्मर सीरीज। सो लाइमन सीरीज को हम यहां पे रफ करके क्या लिख रहे हैं, बीटा लाइन ऑफ बार्मर सीरीज। Z की वैल्यू इस बार कितनी हो जाएगी 2। इक्वेशन लिखेंगे 1/λ इज इक्वल टू r Z², 1/N1² माइनस 1/N2²। लैम्डा को λ2 लिखा, r Z की वैल्यू हमने डाल दी 2, सो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हुआ 1/N1, N1 बार्मर सीरीज के लिए N1 क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस N2 की जगह क्या रखेंगे बीटा लाइन, तो 4 का स्क्वायर। सो 1/λ2 इज इक्वल टू r इंटू 4, 1/4 माइनस 1/16। सो 1/λ2 इज इक्वल टू 4r, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 16 माइनस 4 12/16 इंटू 4, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये 4 से 4 हमने कैंसिल आउट कर दिया, बच गया 12/16। सो 1/λ2 इज इक्वल टू 12r/16। इसको हम सॉल्व कर लेंगे 12r/16, तो 1/λ2 इज इक्वल टू 3r/4। तो λ2 इज इक्वल टू 4/3r। ये आ गया इक्वेशन बी। आ गया λ1 आ गया λ2। अब क्या करना है, रेशियो निकालना है दोनों के वेवलेंथ का। तो पहले जो λ1 निकाला था इक्वेशन ए बनाई थी, इक्वेशन बी आ गई, इक्वेशन ए डिवाइडेड बाय इक्वेशन बी, λ1/λ2 कर देंगे और आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया सबको, तो आंसर सब लोग चेक कर लेंगे अपना, जिसका अगर कहीं पे मिस्टेक हो रखा है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर, आगे कर लेंगे ना सब लोग। λ1 अभी हमने निकाला था, λ2 ये आ गया, अब क्या कर रहे हैं आगे λ1/λ2, बस रेशियो निकालना है, वो आंसर हो जाएगा। चलिए नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ He+ इन बार्मर सीरीज इज x, देन कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द पास्चन सीरीज ऑफ Li2+। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए N1 N2 क्या होगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ He+ इन बार्मर सीरीज
इन बार्मर सीरीज। बार्मर सीरीज में हमको कैलकुलेट करना है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ He प्लस की, करेक्ट। तो बार्मर सीरीज के लिए N1 तो आपको पता है कितना होता है 2, लाइमन सीरीज के लिए 1 और बार्मर सीरीज के लिए 2। N2 क्या लिखा जाएगा? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए, सबसे छोटी वेवलेंथ। अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए, कल भी शायद ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो एनर्जी क्या चाहिए होगी? मैक्सिमम। और मैक्सिमम एनर्जी का डिफरेंस कहां पे मिलेगा? जब N2 क्या होगा? इनफिनाइट, है ना। ये हमने देखा था कि रिप्रेजेंट कर रहे थे, दिस इज इनफाइनाइट, यहां पे हम E एनर्जी 0 हो जाती है। और ऐसे करते करते हमने देखा था ये -13.6 हाइड्रोजन के लिए हमने बनाया हुआ था। किसी के लिए बनाएंगे? ये था n = 1, फर्स्ट ऑर्बिट, ये n = इंफिनिटी पे हमने रिप्रेजेंट किया था। तो जो एनर्जी का डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा कहां पे आएगा? यहीं पे आएगा। बीच का कोई भी हम लेंगे अगर ऑर्बिट, तो उसके रिस्पेक्ट में एनर्जी का डिफरेंस कम आएगा। हमको एनर्जी का डिफरेंस मैक्सिमम चाहिए, क्यों? क्योंकि वेवलेंथ क्या चाहिए? शॉर्टेस्ट चाहिए। और एनर्जी वेवलेंथ क्या होती है? एक दूसरे का अपोजिट होती है, हमने पढ़ा ये। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जिसको हम दिखाते हैं इज इक्वल टू hc/λ। सो लैम्डा मिनिमम चाहिए, शॉर्टेज चाहिए, एनर्जी मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम कब मिलेगी? जब ये टोटल एनर्जी डिफरेंस हो। सो दिस विल बी द मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस। ये कब मिलेगा? जब N1 तो हमारा 2 क्यों रखा है? क्योंकि बार्मर सीरीज की बात हो रही है। और ये क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, करेक्ट। सो N2 हम क्या रखेंगे यहां पे? इनफाइनाइट, ठीक है। Z क्या रखेंगे? ही He प्लस की बात हो रही है तो हो गया 2। सो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यहां पे हमें क्या दिया गया? x। तो हम लिखते हैं 1/λ इज इक्वल टू r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। सो 1/λ इज इक्वल टू r, z की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर, 1/n1 की जगह 2 का स्क्वायर माइनस n2 की जगह क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ये वैल्यू हो जाएगी 0। सो 1/λ इज इक्वल टू 4r इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। सो लैम्डा विल बी 1/r। और ये जो लैम्डा आ रहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का, इसी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का जो लैम्डा उसको हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं? x से। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू लैम्डा, जो कि क्वेश्चन में दिया है कि जो वेवलेंथ है शॉर्टेस्ट वो x के इक्वल है, और इसी ये कितना आ रहा है? 1/r। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 1/r। आगे हमको सॉल्व करना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर पार्शियल सीरीज ऑफ Li2+, और उसको x के टर्म्स में कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो x की वैल्यू अभी नोट कर ले सब लोग, 1/r आ गई। रफ करता हूं इसको। अब हम बात करते हैं किसकी? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ in the Paschen series, longest wavelength in the Paschen series of Li+2, longest wavelength in the Paschen series of Li+2, ठीक है। Li+2 के लिए निकालना है। सो Z क्या हो जाएगा? Z इज इक्वल टू 3। Li की बात हो रही है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, बोर्ड्स मॉडल लगाएंगे, Z हो गया 3। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इस बार वेवलेंथ लॉन्गेस्ट चाहिए, तो एनर्जी का डिफरेंस क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम एनर्जी का डिफरेंस वो भी किसके लिए? पास्चन सीरीज के लिए। तो पास्चन सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? n इज इक्वल टू 3 से। लाइमन कहां से हो गया? n इज इक्वल टू 1, बार्मर n इज इक्वल टू 2, पास्चन n इज इक्वल टू 3। फिर n इज इक्वल टू 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी स्टेट आ रहे हैं, और फिर ये जाके हमारा हो गया इंफिनिटी पे। अगर मैं ये बोल दूं 4 है, ये 5 है, दिस इज n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7, एंड कंटिन्यूसली हम मूव कर रहे हैं। यहां पे एनर्जी क्या हो जाएगी? 0, और यहां की एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ऊपर से कहीं से भी आएगा तो n इज इक्वल टू 3 में अगर इलेक्ट्रॉन ड्रॉप होता है किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से, n इज इक्वल टू 3 में आता है, तो वो लाइन जो होगी वो बार्मर सीरीज की होगी, सॉरी पास्चन सीरीज की होगी। बार्मर के लिए तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो पास्चन सीरीज के लिए n इज इक्वल टू 3 होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लैम्डा मैक्सिमम चाहिए, तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम, तो सबसे कम एनर्जी का डिफरेंस कहां पे आएगा? यहां पे आएगा, करेक्ट। सबसे कम एनर्जी का डिफरेंस यही आएगा। तो यानी इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 से जब n इज इक्वल टू 3 में जंप करेगा
व्हेन इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 3, तो एनर्जी जो डिफरेंस है सबसे कम होगा, यानी यहां पे जो एनर्जी वो इमिट करेगा जब वो n इज इक्वल टू 4 से 3 में आएगा, तो जो एनर्जी इमिट करेगा वो एनर्जी की वैल्यू सबसे कम होगी। करेक्ट, क्योंकि जो एनर्जी इमिट करता है इन दोनों ऑर्बिट्स के एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होती है। यही पढ़ा था हमने बोर्ड्स मॉडल, और इसी कंसेप्ट पे हमने डेरिवेशन भी किया था रेडबर्ग कांस्टेंट वाला। अगर ये 5 से 3 में आया, 5 से 3 में आया तो एनर्जी का डिफरेंस ये होगा। तो इन दोनों ऑर्बिट के एनर्जी का डिफरेंस ये है, तो ये एनर्जी का डिफरेंस इस एनर्जी का डिफरेंस है तो बड़ा ही है, तो वहां पे ज्यादा एनर्जी इमिट करेगा। हमको शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए यानी एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम रखना है। तो एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम पार्शियल सीरीज के लिए होगा जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3 में आएगा, तो जो एनर्जी वो इमिट करेगा ये एनर्जी सबसे कम होगी, ये एनर्जी सबसे कम होगी, तो इसका लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगा, और हमको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ही चाहिए। समझ में आ गया सबको? क्लियर है ये पॉइंट? तो जब एनर्जी का डिफरेंस मैक्सिमम रख रहे हैं, एनर्जी का डिफरेंस मैक्सिमम कब आएगा? ये वाले पॉइंट से लेके, यानी n इज इक्वल टू इंफिनिटी जो हम यहां पे दिखा रहे हैं, उस पॉइंट से जब इस पॉइंट का डिफरेंस देखेंगे तो एनर्जी मैक्सिमम होगी। और मिनिमम एनर्जी कब होगी? जब ये n4 से n3 के बीच में हम देखेंगे। अभी पास्चन सीरीज की बात कर रहे हैं इसलिए n इज इक्वल टू 3 है। जिस भी सीरीज की बात करेंगे उसकी फर्स्ट लाइन के केस में हमको क्या मिलेगा? मिनिमम एनर्जी डिफरेंस मिलेगा। सो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस यहां पे हमको फर्स्ट लाइन के केस में मिल रहा है। क्लियर? सो Z विल बी 3। नाउ Z3 हो गया, पास्चन सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, तो N1 तो हमें फिक्स है, पास्चन सीरीज के लिए होगा 3 एंड N2 क्या हो जाएगा? 4। ये कब मिलेगा? ये मिलेगा जब हम N1 N2 4 3 रखेंगे तो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस होगा जो कि मैक्सिमम वेवलेंथ देगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देगा। क्लियर सबको? ये इस केस में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगा पास्चन सीरीज के लिए। अब इसका हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ये लैम्डा हमको कैलकुलेट करना है पास्चन सीरीज ऑफ Li2+, तो हम लैम्डा रखते हैं r z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, सो 1 बाई लैम्डा r z Li2+ z3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 1 अपॉन n1, n1 की वैल्यू हो गई 3 का स्क्वायर माइनस n2 क्या रखा जाएगा? 4 का स्क्वायर, ये होगा। क्लियर है सबको? चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूं, इधर आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। सो इसको सॉल्व करेंगे, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9r 1 बाई 9 माइनस 1 बाई 16, करेक्ट? 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, सो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 9r, डिफरेंस निकालेंगे 16 माइनस 9 7 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 16, ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, सो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 7r बाई 16। सो लैम्डा क्या मिल जाएगा? लैम्डा मिल जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 7r। हमको x के टर्म्स में निकालना था और x हमारे पास कितना था? 1 अपॉन r, है ना? तो x जो भी हमने वहां पे इक्वेशन बनाया था उस इक्वेशन से देख लीजिएगा, x इज इक्वल टू 1 बाई आर, तो 1 बाई आर की जगह यहां x रख देंगे तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? सो लैम्डा विल बी 16 बाई 7 इंटू 1 बाई आर लिख सकते हैं, 1 बाई आर की जगह हम रख देंगे x, सो लैम्डा विल बी 16x अपॉन 7, दिस विल बी द आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ x कितना आ जाएगा? 16x अपॉन 7। क्लियर सबको? नोट कर लिया सबने? चलिए रफ करते हैं, थर्ड क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? थर्ड क्वेश्चन में आपको डिफरेंसेस का रेशियो निकालना है, लैम्डा के डिफरेंसेस का रेशियो। थर्ड देखिए आपको क्या दिया? द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन लाइक एटम टू डिफरेंस इन वेवलेंथ फॉर सेकंड एंड थर्ड लाइन ऑफ सेम सीरीज इज, क्या होगा? पहले हम पहली लाइन, पहला ध्यान समझिए, रेशियो ऑफ, ये तो रेशियो निकालना है दो का, डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन लाइक एटम। तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बात कर रहा है तो आप जेड रख लीजिए सीधा, आपको नहीं पता चल रहा है कि हाइड्रोजन लाइक एटम कौन सा होगा। हाइड्रोजन लाइक एटम He+ हो सकता है, हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हाइड्रोजन एटम नहीं बोल रहा है, हाइड्रोजन लाइक एटम बोल रहा है, करेक्ट?
तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है मतलब वो He+ हो सकता है, Li2+ हो सकता है, और ऊपर जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या रखना है बस कि उस जो भी हम सिस्टम ले रहे हैं उसके पास क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ताकि हम उस पर बोर्ड्स मॉडल लगा सकें। करेक्ट। तो हाइड्रोजन लाइक एटम की यहां पे बात हो रही है। So wavelength of first and second line of Lyman series. So for first and second line of Lyman series, for first and second line of Lyman series, ठीक है। तो उनके वेवलेंथ का डिफरेंस निकालना है। वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, डिफरेंस इन वेवलेंथ, उन दोनों की जो वेवलेंथ निकालेंगे हम फर्स्ट एंड सेकंड लाइन का, उसका डिफरेंस क्या आएगा। सो λ1 पहले मैं लिखता हूं, लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं। सो आर जेड स्क्वायर मैंने लिख दिया, मुझे नहीं पता जेड कुछ भी हो सकता है ना। हाइड्रोजन लाइक एटम है, He+ हो सकता है, Li2+ हो सकता है, नहीं पता तो हम जेड रख देते हैं, क्योंकि वैसे भी हमें रेशियो कैलकुलेट करना है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना तो हमें आइडिया लग ही रहा है। So for first line की अगर बात हो रही है तो लैम्डा 1/λ, सॉरी दिस इज 1/λ आर जेड स्क्वायर। लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, फर्स्ट लाइन के लिए 2 का स्क्वायर। फॉर सेकेंड लाइन 1/λ2 आर जेड स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, सॉरी 1/1 का स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर। लाइमन सीरीज का है तो n1 1 रहेगा कांस्टेंट। फर्स्ट लाइन के लिए ये 2 हो जाएगा n2, एंड सेकंड लाइन के लिए n2 क्या हो जाएगा 3। यहां लिखना चाहे तो लिख लीजिए n1 1, n2 हमारे पास है 2। इस केस में n1 क्या है 1, n2 क्या है 3। तो ये फर्स्ट लाइन आ गई, सेकंड लाइन आ गई, ठीक है। अब इनका हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है। सो डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 1/λ1 कैलकुलेट करूंगा मैं। 1/λ1 इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 - 1/4। 1 - 1/4 का मतलब 3/4, करेक्ट। सो λ1 कितना आ जाएगा, λ1 आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 आर जेड स्क्वायर, इक्वेशन 1। इसको सॉल्व करते हैं। 1/λ2 आर जेड स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 1 - 1/9। 1 - 1/9 मतलब कितना हो गया 8/9। सो λ2 विल बी इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 8 आर जेड स्क्वायर, दिस इज सेकेंड। ये हो गया λ1, ये हो गया λ2। सो 4/3 आर जेड स्क्वायर 9/8 आर जेड स्क्वायर, क्लियर है ये। अब λ1 माइनस λ2 दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो r बाई जेड स्क्वायर कॉमन कर ले रहा हूं मैं, 1/r जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में कितना बच जाएगा 1/r जेड स्क्वायर कॉमन किया तो 4/3 माइनस 9/8, ये दोनों का डिफरेंस निकाला। ये इक्वेशन अभी हमने केवल पहला कोई लाइन किया है, डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अभी हमने इतना सॉल्व किया, लाइमन सीरीज की फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन की जो वेवलेंथ है उसका डिफरेंस ये कैलकुलेट किया है। तो दोनों का वेवलेंथ निकाला, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, उन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट किया। आगे इन हाइड्रोजन लाइक एटम 2 डिफरेंस इन, सेम चीज कर रही है, डिफरेंस इन वेवलेंथ फॉर सेकेंड एंड थर्ड लाइन ऑफ सेम सीरीज। अभी हम फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन की बात कर रहे थे लाइमन सीरीज की, अब सेकेंड एंड थर्ड लाइन की बात करेंगे लाइमन सीरीज के लिए। तो सेकेंड एंड थर्ड लाइन की बात करेंगे, उससे λ1 λ2 निकालेंगे और उसका डिफरेंस निकालेंगे, जैसे हमने यहां पे डिफरेंस निकाला। और फिर एक डिफरेंस ये बना, ये मान लो इक्वेशन ए बन गया। सेम चीज सेकेंड थर्ड लाइन के लिए करेंगे, उसे बना लेंगे इक्वेशन बी डिफरेंस निकाल के, और उनका रेशियो हमें बताना है क्या आएगा। अभी समझ में आया सबको क्वेश्चन, अभी कर लेंगे सब लोग आगे। अब मैं इसको आगे पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अभी एक पार्ट मैंने आपको समझा दिया,
ठीक है, फिर आगे और क्वेश्चन करते हैं हम। अभी एक पार्ट आपको समझा दिया, दूसरा पार्ट एकदम इजी है, मैं बता दे रहा हूं क्या करना है। यहां क्या हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। क्लियर है ये, सेकंड एंड थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, क्योंकि सेम सीरीज बोल रहा है लाइमन सीरीज। फॉर्मूला यही लगाएंगे, सेकंड लाइन लिखेंगे तो n11 n2 क्या हो जाएगा 3, जो हमने यहां पे लिखा है। और जब थर्ड लाइन लेंगे तो n1 क्या हो जाएगा 1, n2 क्या हो जाएगा 4। दोनों का लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकाल लेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, वो जो बनेगा। हेलो, सो वहां पे जो डिफरेंस बनेगा उसको मान लेंगे हम क्या, इक्वेशन बी। और इस वाले को जो अभी हमने निकाला मान लीजिए इक्वेशन ए, एंड ए डिवाइडेड बाय बी करेंगे तब दोनों का रेशियो आएगा। तो दोनों की जो वेवलेंथ का हमने डिफरेंसेस निकाले हैं, पहला ये निकाल दिया है मैंने। सेम प्रोसेस दूसरे के लिए करनी है, केवल सेकंड एंड थर्ड लाइन लगाना है लाइमन सीरीज का, और उसका डिफरेंस निकाल लेंगे और फिर दोनों का रेशियो कर देंगे, वहां से आंसर आ जाएगा। क्लियर सबको? चलिए फिर तो इसको आगे कर लीजिए। जिसने कर लिया था पहले ही वो सही है, जिसने नहीं किया था वो लोग आगे सॉल्व कर लेंगे। सो इसके डिफरेंस का रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे सब लोग, ठीक है। इसका आंसर मैं थर्ड वाले का लिख दे रहा हूं, पहले दो तो हम निकाल ही चुके हैं। ये है ऑलमोस्ट 3.5:1, ठीक है। ये इसका आंसर है 3.5:1, ये रेशियो आ रहा है, मतलब हमारे पास आ रहा है 3.5 डिवाइड बाई 1, ये रेशियो आएगा दोनों के डिफरेंसेस का। क्लियर है सबको? तो सब लोग ये आंसर चेक कर लेंगे। चलिए मैं आगे रफ करता हूं, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, फिर उन क्वेश्चंस को हम आगे सॉल्व करेंगे। सो वीडियो में अभी रोक देता हूं 1 मिनट के लिए, पहले नए क्वेश्चंस लिखता हूं, फिर सब लोग सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। Let V1 be the frequency of series limit of Lyman series, V2 be the frequency of the first Lyman series, and V3 be the frequency of the series limit of Balmer series। ठीक है, तो उनके बीच में रिलेशन क्या आएगा, किसका V1, V2 एंड V3 में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब इसके ऑप्शन भी मैंने इस बार दे दिया, ठीक है। ऑप्शन आप देख सकते हैं ABCD दे दिया है मैंने, इसमें से आपको ऑप्शन फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया सबको क्वेश्चन? सीरीज लिमिट एक वर्ड यहां पे है। सीरीज लिमिट क्या रिप्रेजेंट करता है, सीरीज लिमिट रिप्रेजेंट करता है जब हमारा N2 जो होगा, N2 जो कि हायर एक्साइटेड स्टेट है, वो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। हायर एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। इस सीरीज लिमिट को ही हमने याद करिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब पढ़ा था तो हमने किससे डिफाइन किया था इसको, स्पेक्ट्रल लाइन में जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो मार्जिनल लाइन होती है या फिर लिमिटिंग लाइन होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, N2 इनफिनाइट से डिफाइन करते हैं। तो मार्जिनल लाइन या फिर लिमिटिंग लाइन भी वर्ड हो सकता है क्वेश्चन में, या फिर सीरीज लिमिट वर्ड भी क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है। तो सीरीज लिमिट की बात कर रहा है, जिस भी सीरीज की बात करें, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, किसी भी सीरीज की अगर बात की जा रही है और सीरीज लिमिट की बात हो रही है, तो N2 उसका क्या हो जाएगा, जो हायर एक्साइटेड स्टेट है वो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। सीरीज लिमिट का मतलब N2 हमारा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। अभी आपको N2 पता चल गया, N1 आपको पता ही है लाइमन सीरीज के लिए क्या होगा 1 होगा। सिमिलरली फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के लिए N1 N2 आपको पता ही है। देन अगेन सीरीज लिमिट ऑफ बामर सीरीज की बात कर रहा है, तो बामर सीरीज के लिए N1 क्या हो जाएगा 2 एंड N2 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। अब इनका फ्रीक्वेंसीज निकालनी है और उन फ्रीक्वेंसीज का हमको रिलेशन बताना है कि क्या आएगा। ये आपको ऑप्शन दिए गए, समझ में आ गया सबको क्वेश्चन? ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 10th एक्साइटेड स्टेट, 10th एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, मतलब n इज इक्वल टू क्या होगा 11, है ना। 11 जो स्टेट होगी एनर्जी स्टेट, उसको हम क्या बोलेंगे 10th एक्साइटेड स्टेट। टू ग्राउंड स्टेट, मतलब n इज इक्वल टू 1 इफ x आर द नंबर ऑफ डिफरेंट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब जो वो 10th एक्साइटेड स्टेट से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम देख रहे हैं, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि 10th एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो कुछ एनर्जी इमिट करेगा। जो एनर्जी वो इमिट कर रहा है, वो एनर्जी में x आर द नंबर ऑफ डिफरेंट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। x जो है वो डिफरेंट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x वो स्पेक्ट्रल लाइंस है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन स्पेक्ट्रम। y क्या है, y आर द नंबर ऑफ डिफरेंट विजिबल रेडिएशन एंड z इज द नंबर ऑफ डिफरेंट इंफ्रारेड रेडिएशन। देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ z माइनस एक्स प्लस वाई, z माइनस एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। क्लियर, समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन सबको? तो वीडियो पॉज करिए, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद हम यहां पे उसका सॉल्यूशन करते हैं एंड देन सब लोग आंसर मैच करेंगे। क्लियर, चलिए तो डिस्कशन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 का।
क्वेश्चन नंबर 5 में V1 बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट। अब हमने जो इक्वेशन पढ़ी है वो हमने पढ़ी है क्या, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ये बनेगा लैम्डा कैलकुलेट। लेकिन हमें क्या V1 फ्रीक्वेंसी दे रखा है। अब इस लैम्डा को अगर हमने वेव नंबर के टर्म्स में पढ़ा था तो ये इक्वेशन वेव नंबर के टर्म्स में क्या पड़ेगी, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। अब फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का रिलेशन अगर देखें तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, वेव नंबर। ये तो सबको पता ही है, फ्रीक्वेंसी लैम्डा का रिलेशन हम यूज करते हैं ना, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा होगा और लैम्डा जो होता है वो क्या होता है, वेव नंबर का अपोजिट होता है। सो वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ये दोनों एक दूसरे के क्या रिलेशन में आ जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि मैं इस वेव नंबर की जगह फ्रीक्वेंसी भी यूज कर सकता हूं। आप फ्रीक्वेंसी रख दीजिए, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमने E इज इक्वल टू एच न्यू पढ़ा है और इसी E को हम पढ़ते हैं एच सी बाई लैम्डा, जहां पे हम बोलते हैं न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। फॉर्मूला रख देते हैं हम, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, यही पढ़ते हैं हम रिलेशन, तो न्यू एंड लैम्डा का। एंड 1 बाई लैम्डा हम क्या पढ़ते हैं, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू वेव नंबर, ये जो हम पढ़ रहे हैं वेव नंबर 1 बाई लैम्डा। तो आप न्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू सी, 1 बाई लैम्डा का मतलब वेव नंबर, तो सी वेव नंबर हो जाएगा। तो अगर मुझे वेव नंबर के टर्म्स में पता है तो अगर मुझे न्यू यहां पे निकालना है तो क्या लिखा जाएगा, न्यू बाई सी, न्यू बाई सी लिख लूंगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूज कर सकता हूं या फिर फॉर्मूले में रख के करना चाहे तो फॉर्मूले में रख के कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी हमें डिफरेंस निकालना है। क्योंकि आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन से आपको क्लियर है, यहां पे मैं डिफरेंस निकालूंगा सी आएगा, यहां सी आएगा, यहां डिफरेंस निकालूंगा सी आएगा, सी आएगा, दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। ऑप्शन देके एक चीज तो क्लियर है, तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन यूज कर सकता हूं। नहीं समझ में आ रहा है, फॉर्मूला आप कर लीजिए जो हम यहां पे यूज करते हैं, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा या फिर सी इंटू 1 बाई लैम्डा, मैं इसको लिख दूंगा सी बाई लैम्डा को, एंड दिस इज सी वी बार, जो कि हमारा क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर में रिलेशन। फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा का रिलेशन पता है, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर का रिलेशन पता चल गया। तो अगर मुझे ये इक्वेशन यूज करनी है तो मैं इस वी बार की जगह क्या लिख सकता हूं, न्यू बाई सी, इस वी बार की जगह इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, क्योंकि हमको ये रिलेशंस पता है। तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे तो अगर मैं वी बार निकालूंगा तो सी इधर नीचे आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी अपॉन सी, और इस वी बार की जगह मैं क्या यूज कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी अपॉन सी, आर जेड स्क्वायर 1 बाई। अब इस इक्वेशन का आप यूज कर सकते हैं क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमको, जो कि V1 V2 V3 के टर्म्स में दे रखी है। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नोट कर लीजिए सब लोग जल्दी से। अब फर्स्ट बोल रहा है सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज, तो फ्रीक्वेंसी पहले मैं यूज कर रहा हूं V1 बाई सी, उसी इक्वेशन का जो मैं यहां पे लिखा था न्यू बाई सी, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये बाई सी इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। पहले तो ये इक्वेशन हमको यूज करनी है सबके लिए। अब फर्स्ट लाइन लिख रहे हैं फॉर सीरीज लिमिट, फॉर सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज की जो सीरीज लिमिट की हम बात कर रहे हैं, तो n1 हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, n2 हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। करेक्ट, लाइमन सीरीज के लिए n2 इनफाइनाइट हो जाएगा, n1 1 हो जाएगा, वैल्यू उठा के रख दीजिए। तो पहले वाला मैं रख रहा हूं, इसको न्यू 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्वेश्चन में V1 दे रखा है, V से रिप्रेजेंट कर रहा है, V से रिप्रेजेंट कर दीजिए, या न्यू ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में आ रहा है ना सबको। मैं ये फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन में इस फ्रीक्वेंसी को V के टर्म्स में अगर दे रखा है तो मैं V के टर्म्स में लिख ले रहा हूं, दैट इज नॉट वेलोसिटी, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। हमने यहां पे वेव नंबर लिखते हैं, उस वेव नंबर की जगह मैंने न्यू बाई सी लिख दिया है। फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं, वेव नंबर इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर दिस, उस वेव नंबर की जगह मैंने न्यू बाई सी लिख दिया। वो कहां से आता है वो अभी हमने देखा, लैम्डा का न्यू में कन्वर्जन या लैम्डा का वेव नंबर में कन्वर्जन जो रिलेशन है उसका यूज कर सकते हैं। सो दिस डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू आर। आगे क्या दे रखा है, जेड हमको पता नहीं है तो जेड हम चलो वही रख लेते हैं। हाइड्रोजन के लिए बात करें या किसके लिए, हाइड्रोजन नहीं दिया हुआ है ना, फ्रीक्वेंसी फॉर लाइमन सीरीज V3 फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज बार्मर सीरीज। ठीक है, तो हाइड्रोजन लाइक कोई भी एटम्स हो सकता है, हम जेड रख लेते हैं। 1 अपॉन n1 की जगह 1, n2 हो गया इन्फिनिटी। सो हमारे पास V1 आ जाएगा कितना, सी आर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं इधर साइड में लिख देता हूं ताकि हमको याद रहे, सी आर जेड स्क्वायर, ये आ गया V1।
नोट कर लीजिए सब लोग इक्वेशन ए, रफ कर रहा हूं इसको। देन सीरीज लिमिट के बाद फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की अगर हम बात करें तो इस बार फ्रीक्वेंसी क्या न्यूटन से दिखा रहा है, तो V2 लिखा डिवाइड बाई सी आर जेड स्क्वायर, तो वही रहेगा। लाइमन सीरीज फर्स्ट लाइन की जगह N1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, N2 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। सो V2 विल बी सी आर जेड स्क्वायर 1 माइनस 1/4, तो V2 विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4 3/4, सो 3 सी आर जेड स्क्वायर। दिस विल बी इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो हम यहां पे लिख दे रहा हूं मैं V2 इज इक्वल टू 3 सी आर जेड स्क्वायर, आप इस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। चलिए इक्वेशन सेकेंड आ गई। सिमिलरली आपको आगे क्या बोला है, V3 बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट ऑफ बार्मर सीरीज, सो सीरीज लिमिट ऑफ बार्मर सीरीज, बार्मर सीरीज की सीरीज लिमिट निकालनी है, V3 डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर। N1 कितना रखूं, सीरीज लिमिट बार्मर, बार्मर के लिए N1 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, सीरीज लिमिट की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। अभी मैंने बताया था किसी भी सीरीज की सीरीज लिमिट की बात होगी तो N2 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। सो V3 इज इक्वल टू सी आर जेड स्क्वायर इंटू 1/4, करेक्ट यही आ जाएगा। सो V3 मैं सीधा ही लिख देता हूं सी आर जेड स्क्वायर बाई 4, दिस इज इक्वेशन थर्ड। ये आ गया हमारे पास V3 इज इक्वल टू सी आर जेड स्क्वायर बाई 4। ये 3 सी आर जेड स्क्वायर आया था या डिवाइड बाई 4 भी था, आई थिंक डिवाइड बाई 4 भी था ना, इससे पहले जो हमने यहाँ पे किया था V2, V2 क्या था, V2 वॉज द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ना, फर्स्ट लाइन के लिए क्या आएगा 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 है 3/4, करेक्ट। सो यहां पे हमारे पास दिस वॉज 3 आर सी स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये आया होगा। इससे पहले वाला जो हमने किया था उसमें फर्स्ट लाइन वाला जो सेकंड वाला था V2 के लिए, V2 की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4, सो 3/4 आ जाएगा 3/4 सी आर जेड स्क्वायर। सो V1 आ गया, V2 आ गया, V3 आ गया। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से हमें क्या देखने को मिल रहा है, V1 V2 V3 में कौन सा रिलेशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। सो पहला देखते हैं V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V3, V1 माइनस V2 ये मिल जाएगा, ये सही हो जाएगा, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V3, ये हमारा आंसर हो गया। V1 का मतलब सी आर जेड स्क्वायर, वैल्यू अगर रख दें तो V1 की जगह सी आर जेड स्क्वायर माइनस V2 की जगह 3 सी आर जेड स्क्वायर बाई 4, 3 सी आर जेड स्क्वायर बाई 4। V1 माइनस V2 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सी आर जेड स्क्वायर कॉमन हो गया 1 माइनस 3/4 विच विल बी इक्वल टू 1/4, यानी सी आर जेड स्क्वायर बाई 4, और यही वैल्यू किसके इक्वल है V3 के इक्वल है, करेक्ट। सो V1 माइनस V2 करेंगे एंड V1 माइनस V2 करने के बाद ये हमारे पास सी आर जेड स्क्वायर 3 सी आर जेड स्क्वायर आ जाएगा, और उससे हम सॉल्व करके V3 कैलकुलेट, तो V3 हमारा V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V3 आ गया, रिलेशन आ गया, करेक्ट। समझ में आ गया सबको। तो सीरीज लिमिट जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है इसी क्वेश्चन में, या जहां पे हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था और उसमें हमने क्या लिखा था लिमिटिंग लाइन लिखा था ना, मार्जिनल लाइन या लिमिटिंग लाइन, वहीं पे आप सीरीज लिमिट वर्ड भी लिख लीजिए। फॉर सीरीज लिमिट N2 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, याद रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब इसका ऑप्शन मैं इधर हटा देता हूं, ये तो हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की वैल्यू आई किसी की। सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द 10th एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, सो दिस इज 10th एक्साइटेड स्टेट, 10th एक्साइटेड स्टेट,
10th एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 11 टू ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, दिस इज n इज इक्वल टू 1। नीचे दिखाता हूं मैं इसको, ऊपर ना दिखा के, n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट, दिस इज ग्राउंड स्टेट एंड ऊपर वाला क्या है 10th एक्साइटेड स्टेट। इफ x आर द नंबर ऑफ डिफरेंट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो 10th एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 1 से 11 से 1 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन। सो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होगी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो हमने डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस बनाई थी। x आर नंबर ऑफ डिफरेंट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, y आर द नंबर ऑफ डिफरेंट विजिबल रेडिएशन। अब आपको याद होगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किस में आता है, लाइमन सीरीज में आता है। विजिबल रेडिएशन किस में आता है, बार्मर सीरीज में आएगा। और बाद के जितने आते हैं वो किस में आते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन में। तो उनकी स्पेक्ट्रल लाइंस हमको कैलकुलेट करनी है और उन स्पेक्ट्रल लाइंस को कैलकुलेट करके हमको क्या z माइनस एक्स प्लस वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बात ध्यान से समझिए, इससे पहले जो हमने डायग्राम पढ़ा था, जैसे मैं बोलूं n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में आना है, 1 में आएगा तभी लाइमन सीरीज बनेगी ग्राउंड स्टेट में, जो कि हमको लाइमन सीरीज यहां पे आ रही है, अल्ट्रावायलेट रीजन है, लाइमन सीरीज की बात होगी। तो जब 4 से 1 में हम देखते हैं कितनी लाइमन सीरीज पॉसिबल है, तो अगर मैं सारी लाइंस बना दूं यहां पे, ये हो गया n इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज n इज इक्वल टू 2। सो 4 से 1 में आने में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, ये 3 पॉसिबिलिटीज है 1 में। तो जब ट्रांजिशन 4 से 1 के बीच देख रहा हूं, 4 से 1 के बीच, तो लाइमन सीरीज जो 1 पे बनेगी वो कितनी बनेगी, 3 बनेगी। तो जो हाईएस्ट स्टेट है उससे एक कम, n-1। ये ट्रिक आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं, 4 से 1 में आ रहे हैं तो कितनी लाइमन की बन रही है, 3। बामर की कितनी बन रही है, इस लाइमन में जितनी बनी उससे एक कम कर दूंगा। समझ में आया, जब 4 से 1 में आया तो 3 बन रही हैं लाइमन वाली। अगर मैं 5 से 1 में आ रहा हूं, 5 से 1 में आऊंगा, 5 से 1 में आया तो कितनी बन जाएंगी, n इज इक्वल टू 5। तो 5 से 1 बन गई, 4 से 1 बन गई, 3 से 1 बन गई, 2 से 1 बन गई। समझ में आ रहा है। और इस वाले में क्या हो जाएगा, इसमें एक और ऐड हो जाएगा, तो मैं इधर ऐड कर देता हूं, मान लो ये हो गया। तो जब 5 से n+1 में n1 में देख रहा हूं, 5 से n1 में, ग्राउंड स्टेट है ये तो ग्राउंड फिक्स है, 5 से 1 में तो कितनी बन रही है लाइमन की, 4। समझ में आ रहा है, 5 से 1 में आ रहा हूं तो कितनी बन रही है, 4। ठीक है, तो अगर मैं 7 से 1 में आऊंगा तो कितनी बनेंगी, 6। अगर मैं 10 से 1 में आऊंगा तो कितनी बनेंगी, 9। कौन सी, केवल लाइमन वाली की बात कर रहा हूं। 10 से 1 में आऊंगा तो लाइमन वाली कितनी बनेंगी, 9। उसी तरीके से मैं अगर 11 से 1 में आऊंगा तो लाइमन सीरीज वाली स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बनेंगी, 10 बनेंगी। समझ में आ रहा है, आप बना के देख लीजिएगा, n इज इक्वल टू 5 को ऊपर करते जाइए और n इज इक्वल टू 11 तक बनाइए, तो उसमें जो लाइमन सीरीज वाली लाइंस बनेंगी वो कितनी बन जाएंगी, 10 बन जाएंगी। तो जो हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट है उसमें एक नंबर कम करके हमारे पास नंबर ऑफ लाइमन सीरीज बन जाएगी, और जितनी लाइमन बनेंगी उसका एक कम क्या बन जाएगा, बार्मर सीरीज बन जाएगा, जो कि विजिबल रीजन में आता है। समझ में आया सबको क्या बोल रहा हूं मैं। सो नंबर ऑफ spectral lines, number of spectral lines for ultraviolet radiation, for number of spectral lines for ultraviolet radiation, ब्रैकेट में मैं क्या लिख दे रहा हूं, लाइमन सीरीज की बात हो रही है। फॉर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लाइमन सीरीज कितनी हो जाएगी, n इज इक्वल टू 11 से 1 में आ रहा है तो 10। क्लियर है सबको, ये याद कर लीजिए, समझ लीजिए, सीधा सीधा आपको बनाना नहीं है। क्वेश्चन में 11 दिया है, 20 दिया है, 25 दिया है, लाइमन सीरीज उसके रिस्पेक्ट में निकल जाएगी एक कम करके, हाईएस्ट स्टेट के रिस्पेक्ट में। उसी तरह नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर visible radiation,
बार्मर सीरीज, उसमें कितने आ जाएंगी 9, क्योंकि 10 - 1 कर दिया 9, है ना। लाइमन हो गया, बार्मर सीरीज हो गया। विजिबल रेडिएशन के लिए होगा अल्ट्रावायलेट के, बचा क्या इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में क्या होगी, अब 9 के बाद बार्मर हो गई, पास्चन में कितनी बनेगी, पहले में 10 बनी लाइमन में, बार्मर में 9 बनी, पास्चन में कितनी बनेगी 8 बनेगी, फिर उसके ऊपर जाएंगे ब्रैकेट में कितनी बनेगी 7 बनेगी, वो सारे ऊपर जाते जाएंगे हम कितनी बनती जाती है, मतलब वो सारे किस में आते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन में आते हैं। तो इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए हम सीधा लिख सकते हैं 8 7 6 5 4 2 लास्ट जब तक 1 ना बने, वो कर सकते हैं। या फिर टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, n(n-1) डिवाइड बाई 2, यही होता है n(n-1) डिवाइड बाई 2, यही होता है, हमने पढ़ा था कब, जब ग्राउंड स्टेट n = 1 हो। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी हो जाएगी, n = 11, सो 11 11 - 1 मतलब 10 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 5, 11 × 5 55। सो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन जो बनेगी 55, उसमें से 10 है लाइमन सीरीज वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वाली, 9 किसकी है, विजिबल रेडिएशन की। तो जो बाकी बचेंगे इस 55 में, वो कौन सी हो जाएगी, वो इंफ्रारेड हो जाएगी, क्योंकि ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन 55 है, उसमें से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दूं तो बचा हुआ इंफ्रारेड रेडिएशन आ जाएगा। सो आगे मैं लिखता हूं स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर infrared radiation। सो इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आ जाएंगी, टोटल 55 - 10 + 9 19, ये कितना हो जाएगा 36, ये हो गया नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर अल्ट्रा इंफ्रारेड रेडिएशन। क्लियर सबको, तो ये आ गई 36। अब आगे क्वेश्चन में तो आपको दिया क्या था, एक्स आर द नंबर ऑफ डिफरेंट अल्ट्रावायलेट, तो अल्ट्रावायलेट के लिए हमारे पास कितना आया था 10, तो एक्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x = 10, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। y आर द नंबर ऑफ डिफरेंट विजिबल रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन हमारे पास कितना है 9, सो y विल बी 9, एंड z आर द नंबर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन कितना है 36। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ z - x + y, अब तो आगे आप कर ही लेंगे, z - x + y, 36 - 10 + 9 -19, which will be equal to 17, so this will be the answer। क्लियर सबको, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन दिया है, तो वहां से भी आपको आइडिया लगना चाहिए कि किस सीरीज की बात हो रही है, लाइमन, बार्मर, पास्चन, वो आपको पता ही है। उसके बेसिस पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। क्लियर, चलिए अब इसको भी सबको रफ करता हूं मैं, और फिर कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आई थिंक टाइम हो गया है, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क ही दे देता हूं, वो सब लोग करके आएंगे, क्वेश्चंस मैं आपको समझा दूंगा। चलिए मैं इसको रफ करके नए क्वेश्चंस लिखता हूं, होमवर्क रहेगा वो। सुनाओ, ये आपके होमवर्क के 2 क्वेश्चंस देख लीजिए, पहले मैं सबको समझा देता हूं, फिर सब लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आंसर भेजेंगे। मैं आंसर लिख दूंगा यहाँ पे क्या क्या है, ठीक है, उसे मैच कर लीजिएगा। पहले मैं समझा देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 मोल ऑफ हीलियम प्लस आयन, He प्लस आयन इज एक्साइटेड एंड एनालिसिस शोज दैट 50% ऑफ आयन्स आर इन थर्ड एनर्जी लेवल। तो 1 मोल है He प्लस आयन्स इन एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है, इन एक्साइटेड स्टेट, इज एक्साइटेड स्टेट दे रखा है, इज एक्साइटेड। सो 1 मोल का मतलब सबको पता है एन नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एक एटम नहीं, 1 मोल में एन नंबर्स ऑफ एटम होंगे, वो सारे एक्साइटेड स्टेट में, किसके, He प्लस के। एंड एनालिसिस शोज दैट 50% ऑफ आयन्स आर इन थर्ड एनर्जी, तो एक्साइटेड स्टेट में गए। अब He प्लस की बात हो रही है, He प्लस तो बोर्स मॉडल एप्लीकेबल होगा, और जो He प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन,
He+ में, और वो इलेक्ट्रॉन किस में होगा, ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा, n इज इक्वल टू 1 में। अब वो एक्साइटेड स्टेट में गया तो 2 3 4, ये अगर मैं n इज इक्वल टू 2 दिखा रहा हूं, n इज इक्वल टू 3 दिखा रहा हूं, n इज इक्वल टू 4 बोल रहा है 1 मोल, यानी n नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में। एनालिसिस करने पे हमें पता चलता है 50% ऑफ आयंस आर इन थर्ड एनर्जी लेवल, तो 50% जो एटम्स हैं He के वो थर्ड एनर्जी लेवल्स में। 25% आर इन सेकेंड एनर्जी लेवल, 25% इस सेकेंड एनर्जी लेवल में एक्साइट होके, एंड रिमेनिंग आर इन फर्स्ट एनर्जी लेवल। बाकी जो रिमेनिंग है, यानी रिमेनिंग कितने हो जाएंगे 25%, क्योंकि 50% थर्ड में है, 25% सेकेंड में, बाकी 25% अभी भी n इज इक्वल टू 1 में ही प्रेजेंट है। एक मोल हीलियम को अगर हमने एक्साइट किया तो हमें ये एनालिसिस मिल रहा है, थर्ड एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल एंड फर्स्ट एनर्जी लेवल। तो कैलकुलेट द एनर्जी इमिटेड इन किलो जूल व्हेन ऑल द आयन रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट। जब सारे के सारे आयंस किस में रिटर्न होते हैं, ग्राउंड स्टेट में रिटर्न करते हैं, ठीक है, वो हमको कैलकुलेट करके बताना है कि ये टोटल कितना होगा। समझ में आ गया सबको? सो आगे आप कैलकुलेट करिए और बताइए कि कितने नंबर ऑफ मतलब कितनी एनर्जी इमिट होगी इन किलो जूल व्हेन ऑल द आयंस रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट। तो 25% ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट में है, बाकी 50% जो n इज इक्वल टू 3 में, 25% यहाँ पे, टोटल n एटम्स हैं, तो उसमें से 50% यहाँ पे हो, उनको यहाँ से यहाँ आना है, कितने एनर्जी इमिट करेगा, और 25% 2 से 1 में आएंगे तो कितनी एनर्जी इमिट करेगा, उन सारी एनर्जी का जो एडिशन होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। Then second, the kinetic energy of an electron in hydrogen-like atom. हाइड्रोजन-like atom, ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, लेकिन वहां पे हमको रेशियो कैलकुलेट करना था, तो इसलिए हमने Z निकाला नहीं था। इस बार हाइड्रोजन-like atom है। हाइड्रोजन-like atom का मतलब वो He+ हो सकता है, Li2+ हो सकता है, Be3+ हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इन सब के पास क्या एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। is 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी दिया। फाइंड द एरिया ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट। थर्ड बोर ऑर्बिट जो बनेगी उसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है, टू विच दिस इलेक्ट्रॉन बिलोंग। ऑल्सो रिपोर्ट द एटम, कौन सा एटम है, वो हीलियम है, He+ है, या Li2+ है, या कौन सा एटम है वो भी बताना है। तो देखिए एक रिलेशन हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी के साथ, रिलेशन हमने पढ़ा था ये, देखिएगा हमने रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी पता है तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, -6.04, क्योंकि क्वेश्चन करते टाइम हम टोटल एनर्जी वाला इक्वेशन यूज कर रहे थे जनरली। टोटल एनर्जी का इक्वेशन -13.6 Z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोल रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक इज दिस, फाइंड द एरिया ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट टू विच दिस इलेक्ट्रॉन बिलोंग। यानी ये इलेक्ट्रॉन बिलोंग किसको कर रहा है, थर्ड ऑर्बिट को। तो यही बोल रहा है थर्ड बोर ऑर्बिट टू विच दिस इलेक्ट्रॉन बिलोंग, ये इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है थर्ड ऑर्बिट को, उसका हमको एरिया कैलकुलेट करना है और एटम बताना है। तो थर्ड ऑर्बिट को बिलोंग करता है तो एन क्या हो जाएगा 3। टोटल एनर्जी कितनी है -6.04 -13.6 Z²/3 का स्क्वायर, n² 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, जेड निकल जाएगा, जेड आ जाएगा, पता चल जाएगा कौन सा एटम है, वो आंसर आ जाएगा। एटम आ गया, थर्ड बोर ऑर्बिट निकालनी है तो रेडियस निकालना है, R3 की वैल्यू निकालनी है, R3 निकालेंगे और फिर उसका एरिया निकालना है, एरिया सर्कुलर ऑर्बिट है तो क्या हो जाएगा πr²। समझ में आ गया सबको? तो दोनों क्वेश्चन आप करके आइएगा, आंसर मैं आपका यहां पे लिख दे रहा हूं। पहले वाले का जो आंसर है दैट इज इक्वल टू, एक्चुअली आंसर यहां पे दिया हुआ नहीं है पहले का, सेकंड का दे रखा है πr², इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। पहला आप कैलकुलेट करिएगा, पूरा वो कैलकुलेशन लिखी हुई है लेकिन फाइनल आंसर नहीं है। 17.8 इंटू 10⁻⁻16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करिएगा, देखिएगा ये आता भी है या नहीं। ठीक है, इस वाले का ये आंसर दिया हुआ है एंड फर्स्ट वाले का फाइनल आंसर नहीं दिया हुआ है। तो सॉल्व करिएगा, आंसर भेजिएगा मुझे सब लोग करके क्या है, फिर हम चेक करेंगे और फाइनल आंसर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर सबको? तो यहाँ की क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास से अब हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। इस पे जो आपकी बुकलेट है सारे क्वेश्चन इस पे कर डालिए। समझ में आ गया? रदरफोर्ड मॉडल में हमने बेसिकली देखा जाए स्टार्टिंग का कैथोड रेज, एनोड रेज, वो सब बेसिक चीजें, बट उसके बाद जब हमने जहां से कैलकुलेशन स्टार्ट किए, लाइक मैक्सिमम क्लोजेस्ट अप्रोच किया था, फिर उसके बाद
नंबर हाउ मेनी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल गॉट स्कैटर्ड एट एन गिवन एंगल, वो किया था। उसके बाद फिर हम बोर्स मॉडल कर रहे हैं, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इन सब चीजों पे जो क्वेश्चन है अपनी बुकलेट से सारे क्वेश्चन करना है स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप फिनिश करिए जल्द से जल्दी, ठीक है, क्योंकि आगे फिर हम और चीजें नई नई चीजें पढ़ेंगे और नई नई चीजों का डिस्कशन करेंगे और उन पे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।